चैप्टर 39 हमेशा खुश रहना। तो अंत में वहाँ कई चीजें थीं, लेकिन असल में इसका निष्कर्ष था। बेला, एडवर्ड समझा रहा था, हमारा परिवार और हमारे 2 बचे हुए मेहमान कलेंस के बड़े कमरे में बैठे थे, जबकि जंगल ऊंची खिड़कियों के बाहर काला हो गया था। व्लादिमीर और स्टीफन हमारे जश्न मनाने से पहले ही गायब हो गए थे। जिस तरह से चीजें हुई, उससे वे बेहद निराश थे, लेकिन एडवर्ड ने कहा कि उन्होंने वोल्टुरी की कायरता का इतना आनंद लिया कि उनकी निराशा की भरपाई हो गई। बेंजामिन और टिया अमुन और केबी के पीछे पीछे चले गए, उन्हें संघर्ष का नतीजा बताने के लिए उत्सुक थे। मुझे यकीन था कि हम उन्हें फिर से देखेंगे, कम से कम बेंजामिन और टिया तो। कोई भी खानाबदोश वहां नहीं रुका। पीटर और चार्लोट ने जैस्पर से थोड़ी बातचीत की और फिर वे भी चले गए। पुनः एकत्र हुए अमेजन्स भी घर लौटने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय वर्षावन से दूर रहने में कठिनाई हो रही थी, हालांकि वे अन्य लोगों की तुलना में वहां से जाने के लिए अधिक अनिच्छुक थे। तुम्हें बच्चे को मेरे पास लाना ही होगा, ज़फरीना ने जोर दिया था। मुझसे वादा करो, बेटा। नेस्सी ने भी मेरी गर्दन पर हाथ रखकर विनती की थी। बेशक, ज़फरीना, मैंने सहमति जताई। हम अच्छे दोस्त बनेंगे, मेरी नेस्सी, जंगली महिला ने अपनी बहनों के साथ जाने से पहले घोषणा की थी। आयरिश समुदाय ने पलायन जारी रखा। बहुत बढ़िया, सियोभान, कार्लिसले ने अलविदा कहते हुए उसकी प्रशंसा की। इच्छाधारी सोच की शक्ति, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, अपनी आंखें घुमाते हुए। और फिर वह गंभीर हो गई। बेशक, ये खत्म नहीं हुआ है। वोल्टुरी यहाँ जो हुआ उसे माफ नहीं करेगा। एडवर्ड ही इसका जवाब देने वाला था। वे गंभीर रूप से हिल गए हैं, उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया है। लेकिन हाँ, मुझे यकीन है कि वे किसी दिन इस झटके से उबर जाएंगे। और फिर उसकी आंखें कस गईं। मुझे लगता है कि वे हमें अलग अलग मारने की कोशिश करेंगे। जब वे हमला करने का इरादा रखते हैं तो एलिस हमें चेतावनी देगी, सियोभान ने एक निश्चित स्वर में कहा। और हम फिर से इकट्ठा होंगे। शायद वह समय आएगा जब हमारी दुनिया वोल्टुरी से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए तैयार होगी। वह समय आ सकता है, कार्लिसले ने जवाब दिया। अगर ऐसा हुआ तो हम एक साथ खड़े होंगे। हाँ, मेरे दोस्त, हम करेंगे, सियोभान ने सहमति जताई। और हम कैसे असफल हो सकते हैं, जब होगा। वह जोर से हंसी। बिल्कुल, कार्लिसले ने कहा। उसने और सियोभान ने गले मिलकर लियाम से हाथ मिलाया। एलिस्टेयर को खोजने की कोशिश करो और उसे बताओ कि क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि वह अगले दशक तक किसी चट्टान के नीचे छिपा रहेगा। सियोभान फिर से हंसी। मैगी ने नेसी और मुझे गले लगाया और फिर आयरिश कोवेन चली गई। डेनालिस सबसे आखिर में जाने वाले थे, गैरेट अब से उनके साथ ही रहेगा, मुझे पूरा यकीन था। जश्न का माहौल तान्या और केट के लिए बहुत ज्यादा था। उन्हें अपनी खोई हुई बहन के लिए शोक मनाने के लिए समय चाहिए था। हुइलिन और नाहुइल ही रुके थे, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वे आखिरी 2 लोग अमेजन के साथ वापस चले जाएंगे। कार्लिसले हुइलिन के साथ गहरी बातचीत में डूबी हुई थी, नाहुइल उसके पास बैठा हुआ था, सुन रहा था, जबकि एडवर्ड हम में से बाकी लोगों को संघर्ष की कहानी बता रहा था, जैसा कि केवल वही जानता था। एलिस ने एरो को लड़ाई से बाहर निकलने का बहाना दे दिया। अगर वह बेला से इतना भयभीत नहीं होता तो शायद वह अपनी मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ जाता। डर गए, मैंने संदेह से कहा। मुझसे? उसने मेरी तरफ एक ऐसे नजरिए से मुस्कुराया जिसे मैं पूरी तरह पहचान नहीं पाया कि वो कोमल था, लेकिन साथ ही विस्मय और यहाँ तक कि हताश भी था। तुम कब खुद को स्पष्ट रूप से देख पाओगे? उसने धीरे से कहा। फिर उसने जोर से बात की, दूसरों से और मुझसे भी। वोल्टुरी ने लगभग 2500 सालों में एक भी निष्पक्ष लड़ाई नहीं लड़ी है। और उन्होंने कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें वे नुकसान में रहे हों। खासकर जब से उन्होंने जेन और एलेक्स को हासिल किया है, वे केवल निर्विरोध नरसंहारों में ही शामिल रहे हैं। तुम्हें देखना चाहिए था कि हम उनके लिए कैसे दिखते थे। आमतौर पर एलेक्स अपने पीड़ितों से सारी संवेदना और भावनाएं छीन लेता है, जबकि वे परामर्श के लिए दिखावा करते हैं। इस तरह जब फैसला सुनाया जाता है तो
कोई भी भाग नहीं सकता। लेकिन हम वहां खड़े थे, तैयार, प्रतीक्षा कर रहे थे, संख्या में उनसे ज्यादा, अपने पास मौजूद उपहारों के साथ, जबकि उनके उपहार बेला द्वारा बेकार कर दिए गए थे। एरो जानता था कि ज़फरीना के हमारे पक्ष में होने पर, जब लड़ाई शुरू होगी तो वे अंधे हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि हमारी संख्या बहुत कम हो गई होगी, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। इस बात की भी अच्छी संभावना थी कि वे हार जाएंगे। उन्होंने पहले कभी इस संभावना से नहीं निपटा। उन्होंने आज इससे अच्छी तरह से नहीं निपटा। जब आप घोड़े के आकार के भेड़ियों से घिरे हों तो आत्मविश्वास महसूस करना कठिन होता है। एम्मेट ने हंसते हुए जेकब की बांह पर हाथ मारा। जेकब ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा, पहले तो भेड़ियों ने ही उन्हें रोका था। जरूर, जेकब ने सहमति जताई। बिल्कुल, एडवर्ड ने सहमति जताई। यह एक और दृश्य था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चंद्रमा के असली बच्चे शायद ही कभी झुंड में चलते हैं, और वे कभी भी खुद पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रखते हैं। 16 विशाल अनुशासित भेड़िए एक आश्चर्य थे जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। कायस वास्तव में वेयरवुल्फ से डरता है। वो कुछ हजार साल पहले एक लड़ाई में लगभग हार गया था और उससे कभी उबर नहीं पाया। तो क्या असली वेयरवुल्फ भी हैं? मैंने पूछा। पूर्णिमा और चांदी की गोलियों और इस सब के साथ। जेकब ने नाक भान सिकुड़ी। असली? क्या इससे मैं काल्पनिक हो गया? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? पूर्णिमा, हाँ, एडवर्ड ने कहा। चांदी की गोलियां? नहीं, ये सिर्फ उन मिथकों में से एक था जो मनुष्यों को यह एहसास दिलाने के लिए थे कि उनके पास खेलने का मौका है। अब उनमें से बहुत ज्यादा नहीं बची हैं। कायस ने उन्हें लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। और आपने कभी इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि ये कभी सामने नहीं आया। मैंने अपनी आंखें घुमाई और एलिस हंस पड़ी। आगे झुककर वह एडवर्ड की दूसरी बांह के नीचे सिमटी हुई थी, मुझे आंख मारने के लिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था, बेशक, लेकिन अब जब मुझे यह एहसास होने लगा था कि वो वाकई घर पर थी, कि उसका पलायन सिर्फ एक चाल थी क्योंकि एडवर्ड को यह मानना था कि उसने हमें छोड़ दिया है, तो मैं उससे बहुत चिढ़ने लगा था। एलिस को कुछ सफाई देनी थी। एलिस ने आह भरी। बस इसे अपने सीने से निकाल दो, बेला। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, एलिस? यह जरूरी था। जरूरी है, मैंने गुस्से से कहा। तुमने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था कि हम सब मरने वाले हैं। मैं हफ्तों से टूट चुका हूँ। हो सकता है कि यह उसी तरह हुआ हो, उसने शांति से कहा। ऐसी स्थिति में आपको नेस्सी को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सहज ही, मैंने अपनी गोद में सो रही नेस्सी को अपनी बाहों में और कस लिया। लेकिन तुम्हें पता था कि दूसरे तरीके भी थे, मैंने आरोप लगाया। तुम्हें पता था कि उम्मीद थी। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम मुझे सब कुछ बता सकती थी? मुझे पता है कि एडवर्ड को लगता होगा कि एरो की खातिर हम एक मृत अंत पर थे, लेकिन तुम मुझे बता सकती थी। उसने एक पल के लिए मेरी ओर संदेह भरी निगाहों से देखा। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने कहा। तुम इतनी अच्छी अभिनेत्री नहीं हो। यह मेरे अभिनय कौशल के बारे में था। ओह, इसे एक सप्तक नीचे ले जाओ, बेला। क्या तुम्हें पता है कि सुश्री को स्थापित करना कितना जटिल था? मैं ये भी सुनिश्चित नहीं कर सका कि नहुएल जैसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में था। मुझे बस इतना ही पता था, यह था कि मैं किसी ऐसी चीज़ की तलाश करूंगा जिसे मैं देख नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि किसी अंधे स्थान की तलाश करना मेरे लिए अब तक का सबसे आसान काम नहीं था। साथ ही हमें मुख्य गवाहों को वापस भेजना था, जैसे कि हम जल्दी में नहीं थे। और फिर हर समय अपनी आंखें खुली रखना ताकि अगर तुम मुझे कोई और निर्देश देने का फैसला करो, किसी समय तुम्हें मुझे बताना होगा कि रियो में वास्तव में क्या है। इन सब से पहले, मुझे वोल्टुरी की हर चाल को देखने की कोशिश करनी थी और तुम्हें कुछ सुराग देने थे ताकि तुम उनकी रणनीति के लिए तैयार रहो, और मेरे पास सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए बस कुछ ही घंटे थे। सबसे बढ़कर, मुझे ये सुनिश्चित करना था कि तुम सब यह मान लो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि एरो को ये सुनिश्चित करना था कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है या वो कभी भी इस तरह से बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता।
और अगर तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। माफ करना, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए भी मुश्किल था। बस इतना ही। खैर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, एलिस। मेरे साथ ऐसा दोबारा मत करना। एलिस की मधुर हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और हम सब एक बार फिर उस संगीत को सुनकर मुस्कुरा उठे। मुझे भी तुम्हारी याद आई, बेला। इसलिए मुझे माफ कर दो और आज के सुपरहीरो होने से संतुष्ट रहने की कोशिश करो। अब बाकी सभी लोग हंसने लगे और मैं शर्मिंदा होकर अपना चेहरा नेस्सी के बालों में छिपा लिया। एडवर्ड आज घास के मैदान में हुए इरादे और नियंत्रण के हर बदलाव का विश्लेषण करने के लिए वापस चला गया, ये घोषणा करते हुए कि यह मेरी ढाल थी जिसने वोल्टुरी को अपनी दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। जिस तरह से हर कोई मेरी ओर देख रहा था, उससे मैं असहज हो गया। एडवर्ड भी। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के दौरान मैं 100 फीट बढ़ गया हूँ। मैंने प्रभावित नज़रों को अनदेखा करने की कोशिश की, ज्यादातर अपनी नज़रें नेसी के सोते हुए चेहरे और जेकब के अपरिवर्तित भाव पर टिकाए रखीं। मैं हमेशा उसके लिए सिर्फ बेला ही रहूंगा, और यह एक राहत की बात थी। जिस घूरने को नज़रअंदाज करना सबसे मुश्किल था, वह सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला भी था। ऐसा नहीं था कि यह आधा इंसान, आधा पिशाच नहुएल मेरे बारे में एक खास तरह से सोचने का आदी था। जहां तक उसे पता था, मैं हर दिन हमलावर पिशाचों को भगाने के लिए इधर उधर जाता था और घास के मैदान में दृश्य बिल्कुल भी असामान्य नहीं था। लेकिन लड़के ने कभी भी अपनी नज़रें मुझसे नहीं हटाईं, या शायद वह नेसी को देख रहा था। इससे मैं भी असहज हो गया। वो इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता था कि नेस्सी उसकी प्रजाति की एकमात्र ऐसी महिला थी जो उसकी सौतेली बहन नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि जेकब के दिमाग में यह विचार अभी तक आया होगा। मुझे उम्मीद थी कि यह जल्दी नहीं आएगा। मैंने कुछ समय के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। अंततः एडवर्ड के लिए अन्य लोगों के पास प्रश्न समाप्त हो गए और चर्चा छोटी छोटी बातचीत में बदल गई। मुझे अजीब तरह से थकान महसूस हुई। बेशक नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिन काफ़ी लंबा हो गया था। मैं थोड़ी शांति, थोड़ी सामान्यता चाहता था। मैं चाहता था कि नेसी अपने बिस्तर पर हो। मैं चाहता था कि मेरे चारों ओर मेरे अपने छोटे से घर की दीवारें हों। मैंने एडवर्ड को देखा और एक पल के लिए ऐसा महसूस किया जैसे मैं उसके मन की बात पढ़ सकता हूँ। मैं देख सकता था कि वह भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था। थोड़ी शांति के लिए तैयार। क्या हमें नेस्सी को ले जाना चाहिए? शायद यह एक अच्छा विचार है, उसने तुरंत सहमति जताई। मुझे यकीन है कि वह कल रात ठीक से सो नहीं पाई होगी, क्योंकि वह बहुत खर्राटे ले रही थी। वह जेकब की ओर देखकर मुस्कुराया। जेकब ने आंखें घुमाईं और फिर जम्हाई ली। मुझे बिस्तर पर सोए हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे यकीन है कि मेरे पिताजी को मुझे फिर से अपनी छत के नीचे पाकर बहुत मज़ा आएगा। मैंने उसके गाल को छुआ। धन्यवाद जेकब। किसी भी समय, बेला। लेकिन तुम ये पहले से ही जानती हो। वह उठा, खींचा, नेस्सी के सिर के ऊपर चूमा और फिर मेरे सिर के ऊपर। अंत में उसने एडवर्ड के कंधे पर मुक्का मारा। कल मिलते हैं। मुझे लगता है कि अब चीजें थोड़ी उबाऊ होने वाली हैं, है न? एडवर्ड ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। जब वह चला गया तो हम उठे। मैंने अपना वजन सावधानी से बदला ताकि नेस्सी को कोई झटका न लगे। मैं बहुत गहराई से उसे चैन की नींद लेते देखकर बहुत खुशी हुई। उसके छोटे छोटे कंधों पर बहुत सारा बोझ था। अब समय आ गया था कि वह फिर से बच्ची बन जाए, सुरक्षित और सुरक्षित। बचपन के कुछ और साल, शांति और सुरक्षा के विचार ने मुझे ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसके मन में हर समय ऐसी भावनाएं नहीं होती थीं। ओह, जेस्पर, मैंने पूछा जब हम दरवाजे की ओर मुड़े। जेस्पर एलिस और एस्मे के बीच में फंसा हुआ था। किसी तरह वह परिवार की तस्वीर में हमेशा से ज्यादा केंद्रीय लग रहा था। हाँ, बेला, मुझे आश्चर्य है कि जेनिक्स आपके नाम की ध्वनि मात्र से क्यों डर जाता है? जेस्पर ने हंसते हुए कहा, मेरा अनुभव यही रहा है कि कुछ प्रकार के कामकाजी रिश्ते आर्थिक लाभ की अपेक्षा भय से अधिक प्रेरित होते हैं।
मैंने भौहें सिकोड़ते हुए अपने आप से वादा किया कि अब से मैं उस कार्य संबंध को संभाल लूंगा और जे को दिल का दौरा पड़ने से बचाऊंगा जो निश्चित रूप से आने वाला था। हमें चूमा गया और गले लगाया गया तथा हमारे परिवार को शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी गईं। एकमात्र अप्रिय बात ये थी कि नहुएल फिर से हमारी ओर ध्यान से देख रहा था, मानो वह चाहता हो कि वह हमारे पीछे पीछे आ सके। नदी पार करने के बाद हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए, बिना किसी जल्दबाजी के, मानव गति से थोड़ी ही तेजी से आगे बढ़े। मैं समय सीमा के भीतर होने से तंग आ चुका था और मैं बस अपना समय लेना चाहता था। एडवर्ड ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। एडवर्ड ने मुझसे कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जेकब से इस समय पूरी तरह प्रभावित हूँ। भेड़िए काफी प्रभाव डालते हैं, है न? मेरा यह मतलब नहीं है। आज एक बार भी उसने इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा कि नहुएल के अनुसार नेस्सी सिर्फ 6.5 साल में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी। मैंने 1 मिनट के लिए इस पर विचार किया। वो उसे उस नज़र से नहीं देखता। उसे उसके बड़े होने की जल्दी नहीं है। वो बस चाहता है कि वह खुश रहे। मुझे पता है, जैसा कि मैंने कहा, प्रभावशाली। ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन वह इससे भी बुरा कर सकती थी। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं इसके बारे में अगले लगभग 6.5 साल तक नहीं सोचूंगा। एडवर्ड हंसा और फिर आह भरी। बेशक, ऐसा लगता है कि जब समय आएगा तो उसे किसी शिकायत की चिंता करनी पड़ेगी। मेरी भौहें गहरी हो गईं। मैंने देखा, मैं आज के लिए नहुएल का आभारी हूँ, लेकिन सारी घूर घूर कर देखना थोड़ा अजीब था। मुझे परवाह नहीं कि वह अकेली आधी पिशाच है जिससे उसका कोई संबंध नहीं है। ओह, वो उसे नहीं देख रहा था, वह तुम्हें देख रहा था। ऐसा ही लग रहा था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तुम जीवित हो, उसने धीरे से कहा। तुमने मुझे खो दिया, उन्होंने बताया, पूरी जिंदगी, और वह मुझसे 50 साल बड़े हैं। जीन, मैंने बीच में कहा। उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा खुद को एक दुष्ट प्राणी, स्वभाव से हत्यारा माना है। उसकी बहनों ने भी अपनी माताओं को मार डाला, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। जो हमने उन्हें मनुष्यों को जानवर समझने के लिए पाला, जबकि वे भगवान थे। लेकिन नहुएल को हुएलिन ने पढ़ाया था, और हुएलिन अपनी बहन से किसी और से ज्यादा प्यार करती थी। इसने उसके पूरे नजरिए को आकार दिया, और कुछ मायनों में वह सच में खुद से नफरत करता था। ये बहुत दुखद है, मैंने धीरे से कहा। और फिर उसने हम तीनों को देखा और पहली बार महसूस किया कि सिर्फ इसलिए कि वह आधा अमर है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वाभाविक रूप से बुरा है। वह मेरी ओर देखता है और देखता है कि उसके पिता को क्या होना चाहिए था। आप हर तरह से आदर्श हैं, मैंने सहमति जताई। वह फिर से गंभीर हो गया और बोला, वह तुम्हें देखता है और देखता है कि उसकी माँ को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए थी। बेचारा नहुएल, मैंने धीरे से कहा, और फिर आह भरी, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद मैं उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच पाऊंगा, चाहे उसकी घूरती निगाहें मुझे कितनी भी असहज क्यों न कर दें। उसके लिए दुखी मत हो, वो अब खुश है। आज उसने अंततः खुद को माफ करना शुरू कर दिया है। मैं नहुएल की खुशी के लिए मुस्कुराया और फिर सोचा कि आज खुशी का दिन है। हालांकि एरिना का बलिदान सफ़ेद रोशनी के सामने एक काली छाया थी, जो इस पल को पूर्णता से दूर रख रही थी, लेकिन खुशी को नकारना असंभव था। जिस जीवन के लिए मैंने संघर्ष किया था वह फिर से सुरक्षित था। मेरा परिवार फिर से मिल गया था। मेरी बेटी के सामने एक सुंदर भविष्य था जो अंतहीन रूप से फैला हुआ था। कल मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा, वो देखेंगे कि मेरी आंखों में डर की जगह खुशी ने ले ली है, और वह भी खुश होंगे। अचानक मुझे यकीन हो गया कि मैं उन्हें वहां अकेला नहीं पाऊंगा। मैं पिछले कुछ हफ्तों में जितना चौकन्ना हो सकता था, उतना नहीं था, लेकिन इस पल में ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले से ही जानता था। सू चार्ली के साथ होगी, वेयरवुल्फ की मां पिशाच के पिता के साथ, और वह अब अकेला नहीं होगा। मैं इस नई अंतर्दृष्टि पर खुलकर मुस्कुराया, लेकिन खुशी की इस लहर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैं एडवर्ड के साथ थी, हमेशा के लिए।
ऐसा नहीं है कि मैं पिछले कई सप्ताहों को दोहराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि उन्होंने मुझे पहले से कहीं अधिक उस चीज़ की सराहना करने के लिए प्रेरित किया जो मेरे पास थी। चांदी नीली रात में कॉटेज एकदम शांति का स्थान था। हमने नेसी को उसके बिस्तर पर ले जाकर धीरे से लिटाया। सोते समय वह मुस्कुराई। मैंने एरो का तोहफा अपने गले से निकाला और हल्के से उसके कमरे के कोने में फेंक दिया। वह चाहे तो उससे खेल सकती थी, उसे चमकीली चीजें पसंद थीं। एडवर्ड और मैं अपनी बाहें एक दूसरे के बीच में लटकाए हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल पड़े। ये जश्न मनाने की रात है, वह धीरे से बोले, और उन्होंने अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखकर मेरे होठों को अपने होठों के पास ले गए। रुको, मैंने झिझकते हुए कहा और दूर हट गया। उसने असमंजस में मेरी ओर देखा। एक सामान्य नियम के रूप में मैंने पीछे नहीं हटना था। ठीक है, यह एक सामान्य नियम से कहीं ज्यादा था। ये पहली बार था। मैं कुछ आजमाना चाहता हूँ, मैंने उसे बताया। उसके हैरान भाव को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। मैंने अपने हाथ उसके चेहरे के दोनों ओर रख दिए और एकाग्रता से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब ज़फ़रीना ने मुझे पहले ये सिखाने की कोशिश की थी, तब मैं इस मामले में बहुत अच्छा नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं अपनी ढाल को बेहतर तरीके से जानता हूँ। मैं उस हिस्से को समझ गया जो मुझसे अलग होने के खिलाफ लड़ता है, खुद को हर चीज़ से ऊपर रखने की स्वचालित प्रवृत्ति। यह अभी भी उतना आसान नहीं था जितना कि खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचाना। मैंने फिर से लोचदार झटका महसूस किया। मेरी ढाल ने मेरी रक्षा करने के लिए संघर्ष किया। मुझे इसे पूरी तरह से अपने से दूर धकेलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। बेला, एडवर्ड ने आश्चर्य से फुसफुसाया। मुझे पता था कि यह काम कर रहा था, इसलिए मैंने और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया, उन विशेष यादों को पुनः याद किया जिन्हें मैंने इस क्षण के लिए सहेज कर रखा था, और उन्हें अपने मन में भरने दिया, और उम्मीद है कि उसके मन में भी। कुछ यादें स्पष्ट धुंधली मानवीय यादें नहीं थीं, जिन्हें कमजोर आंखों से देखा गया था और कमजोर कानों से सुना गया था। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा था जब उसने मुझे घास के मैदान में पकड़ लिया था, तब कैसा महसूस हुआ था। जब उसने मुझे जेम्स से बचाया था, तब मेरी लड़खड़ाती चेतना के अंधेरे में उसकी आवाज की ध्वनि। जब वह मुझसे शादी करने के लिए फूलों की छतरी के नीचे इंतजार कर रहा था, तब उसका चेहरा। द्वीप से हर कीमती पल। उसके ठंडे हाथ मेरी त्वचा के माध्यम से हमारे बच्चे को छू रहे थे। और तीखी यादें बिल्कुल सही तरीके से याद आ गईं। उसका चेहरा जब मैंने अपनी आंखें खोली थीं अपने नए जीवन के लिए, अमरता की अंतहीन सुबह के लिए। वह पहला चुंबन, वह पहली रात। उसके होंठ अचानक मेरे होंठों से टकराने लगे, जिससे मेरी एकाग्रता भंग हो गई। एक झटके के साथ मैंने अपने ऊपर से उस वजन पर अपनी पकड़ खो दी जिसे मैं खुद से दूर रख रहा था। ये तनावग्रस्त इलास्टिक की तरह वापस आ गया, एक बार फिर मेरे विचारों की रक्षा करते हुए। उफ, खो गया। मैंने आह भरी। मैंने सुना, उसने सांस लेते हुए कहा। कैसे? तुमने ये कैसे किया? ज़फ़रीना का विचार। हमने इस पर कुछ बार अभ्यास किया। वह चकित था। उसने 2 बार पलकें झपकाईं और अपना सिर हिलाया। अब तुम्हें पता चल गया, मैंने हल्के से कहा और कंधे उचका दिए। मैंने तुमसे जितना प्यार किया है, उतना किसी ने कभी किसी से नहीं किया। आप लगभग सही कह रहे हैं। वह मुस्कुराया, उसकी आंखें अभी भी सामान्य से थोड़ी बड़ी थीं। मैं सिर्फ एक अपवाद के बारे में जानता हूँ। झूठा। उसने मुझे फिर से चूमना शुरू किया, लेकिन फिर अचानक रुक गया। क्या आप इसे दोबारा कर सकते हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने मुंह बनाया, ये बहुत कठिन है। वो इंतजार करता रहा, उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा, यदि मेरा ध्यान जरा सा भी भटका तो मैं ये काम जारी नहीं रख पाऊंगा। मैं अच्छा रहूंगा, उन्होंने वादा किया। मैंने अपने होंठ भींच लिए, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। फिर मैं मुस्कुराई। मैंने फिर से उसके चेहरे पर अपने हाथ रखे, अपने मन से ढाल को हटा दिया, और फिर वहीं से शुरू किया जहां से मैंने अपने नए जीवन की पहली रात की स्पष्ट स्मृति के साथ छोड़ा था। विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए
मैं हंसते हंसते लुटपुट हो गई जब उसके तीव्र चुंबन ने मेरे प्रयासों को फिर से बाधित कर दिया। लानत है, वो गुर्राया और भूख से मेरे जबड़े के किनारे को चूमने लगा। हमारे पास इस पर काम करने के लिए बहुत समय है, मैंने उन्हें याद दिलाया। हमेशा और हमेशा के लिए, वह बुदबुदाया। मुझे तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। और फिर हम अपने इस छोटे लेकिन परिपूर्ण टुकड़े में हमेशा के लिए आनंदपूर्वक आगे बढ़ते रहे।